नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शेष पढ़ते के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों, सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक लेते हैं। कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के मुद्दे पे उन्होंने बैठक लिया, अलग अलग राज्यों के सुझाव लिए गए। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ भला ये गुड गवर्नेंस की बैठक थी, ये बात कहीं ना कहीं गले से उतरती नहीं है। गुड गवर्नेंस किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, अगर उसके ऊपर अगर बैठक करनी होती तो गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर के उसको बीजेपी के सीएम और डिप्टी सीएम बुलाने की एक छोटी सोच नहीं रहती, बल्कि उसका दायरा देशव्यापी होता और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता। खैर, ये बात अलग है कि कितना गुड और कितना गवर्नेंस के भीतर है, ये कहीं ना कहीं इस बैठक में देखने को मिल गया। तमाम राज्यों के कई राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक छोड़ दो उप मुख्यमंत्री बना रखे हैं, एक मुख्यमंत्री और ऊपर से दो डिप्टी सीएम। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, एक एक जोड़ा यानी दो उप मुख्यमंत्री आप देखेंगे इन राज्यों में। यहाँ तक कि बीजेपी जहां पार्टनर है महाराष्ट्र के भीतर, वहां पर भी एक डिप्टी सीएम बीजेपी से है, लेकिन एक जोड़ा उप मुख्यमंत्री वहां पर भी है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्रियों को मिला करके कुल जमा 28 लोगों को अलग अलग राज्यों की राजधानी से लोग पहुंचे थे इस मीटिंग में, जिसमें से 13 मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी सीएम यानी 15 उप मुख्यमंत्री थे। इन सभी ने अपने अपने तरफ से सुझाव रखा और इन सुझाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो दरार थी वो सारी दरार सबको दिख गया। बीजेपी के भीतर जो खेल चल रहा है वो सबको दिखाई दिया, लेकिन सुझाव भी दिया गया। पहले सुझाव की ही आपके साथ हम बात कर ले तो बिहार की पगड़ी हटा चुके उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटाने से जो कसम खाए थे मुख्यमंत्री, जो पगड़ी हटा करके पहुंचे, उनकी पगड़ी खुलवा दिया नीतीश कुमार ने। वो अवैध खनन रोकने के लिए, इलीगल माइनिंग रोकने के लिए सुधा चौधरी, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बना दी जाएगी वो सुझाव दे रहे थे। परीक्षा प्रणाली को कैसे सुधारा जाए ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सुझाव दे रहे थे, और सौर ऊर्जा को लेकर के गुजरात के मुख्यमंत्री ही सुझाव दे रहे थे। ऐसे तमाम सुझाव और दे गए और देने और लेने की सुझाव चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरफ से टिप्स देते हैं, आपने देखा होगा कई बार परीक्षा पे चर्चा में और टिप्स छात्रों को देते थे कि कठिन सवालों को पहले हल कर रहे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री टिप्स देते रहते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। कई बार तो विज्ञान के स्थापित नियमों को ही पलट के रख देते हैं। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी का पिरामिड जो है ना वही पलटा हुआ दिखाई दे रहा है, और आज इसकी एक झलक सबके सामने दी गई जब वो फुटेज बाहर आ गई। क्या दिखा उस फुटेज के भीतर? आखिर उस वीडियो के अंदर ये दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता एक एक करके उस बैठक में पहुंच रहे हैं। 4 कुर्सियां खाली रहती है, तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को छोड़ करके 4 कुर्सियां खाली रहती है, और उन चारों कुर्सियों पे बैठने के लिए 4 लोग एक एक करके आते हैं। सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, वो बैठते हैं, और उनका अंदाज क्या रहता है योगी जी के सामने, वो आप इस वीडियो फुटेज में जरूर देखिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो चाणक्य साहब का अभिवादन नहीं करते, उसके ठीक पीछे राजनाथ सिंह का अंदर आते हैं। राजनाथ सिंह न केवल अभिवादन करते हैं योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह का, लेकिन राजनाथ सिंह का हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं और आपस में बगल वाली कुर्सी पर बैठने के लिए उनसे आग्रह भी किया। ऐसा फुटेज में आप देख रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष, हाँ, प्रोटोकॉल मंत्री की भी भूमिका निभाते रहे लंबे समय में। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते रहे उस दौरान तो अघोषित प्रोटोकॉल मंत्री की एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं, यानी देवताओं के देवता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं। तो नंबर 3 पर जेपी नड्डा साहब आते हैं। जेपी नड्डा साहब की जब एंट्री होती है तो उनको भी प्रणाम करने की जहमत योगी आदित्यनाथ नहीं उठाते। सभी मुख्यमंत्री सम्मान में खड़े होकर के अभिवादन करते हैं, लेकिन हाथ जोड़ने के लिए जहमत नहीं उठाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और चौथे नंबर पर वाकई सच में जेपी नड्डा के शब्दों में जिनको देवताओं का देवता कहा जाता है वो पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब उनकी एंट्री होती है तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां पे जितने भी सारे लोग मौजूद हैं, तमाम सीएम और डिप्टी सीएम जो मौजूद, सभी हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों हाथ नीचे करके खड़े थे। तो सब ये वीडियो पूरे देश ने देखा, जो कि ट्विटर
तमाम जगह इस वीडियो को देखा जा रहा है और इस एक वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के भीतर कितना गुड और कितना गवर्नेंस है ये सबको दिखाई दे गया। और सबको इसलिए भी दिखाई दिया क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच में इस तरह की खबरें पहले से आ रही। दिल्ली और लखनऊ के बीच जो दरार है संघ के द्वारा, आरएसएस के द्वारा एक जो दरार है वो उस दरार को सबको दी गई। जब इस दौर में सब कुछ हो रहा है, मोहन भागवत भी चुप नहीं है, वो अभी इस पर पैनी नजर बनाए रखे हैं, आसपास से ही पैनी नजर बना करके रखे हैं क्योंकि संघ सीधा हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन मोहन भागवत कल दिल्ली में थे, संभवतः वो दिल्ली में अब है या नहीं है इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन वो परसों दिल्ली में थे। और सवाल ऐसे में ये उठता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के भीतर बनी है और मौजूदा नेतृत्व अपने कार्य प्रणाली से भावी नेतृत्व को भाव नहीं दे रहा। संघ भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेतृत्व को लेकर के चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किस तरह की स्थिति है कि मोदी के बाद कौन, और इस तरह की स्थिति अटल आडवाणी के दौर में नहीं हुआ करता था क्योंकि लोगों को यह बात पता था अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नई फौज तैयार किया था जो भारतीय जनता पार्टी की कमान अपने हाथ में ले सकती थी, जिसमें प्रमोद महाजन होते हैं, जिसमें सुषमा स्वराज होती हैं, जिसमें राजनाथ सिंह होते हैं, अरुण जेटली होते हैं, अनंत कुमार होते हैं और नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग भी उसमें शामिल थे। तो भाजपा नेतृत्व में इस चिंता नहीं थी उस दौरान कि अगली जमात में कौन बीजेपी को अपने हाथों में रखेगा, और न ही किसी को पर कतरने की कोशिश अटल आडवाणी के दौर में किसी को पर कतरने की कोशिश नहीं की गई थी। अगली जमात तैयार हो गई और अगली जमात ने पार्टी का कमान भी संभाल लिया। नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री बने और प्रमोद महाजन दिवंगत हो चुके थे, लेकिन बाकी सभी लोग उस सरकार का अभिन्न अंग बने। लेकिन सवाल जब खड़ा हुआ कि नरेंद्र मोदी के दौर में अगले दौर के लीडरशिप की खोज कैसे हो, तो उस दौरान कई सारे नाम सामने आते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के दिल्ली पहुंचने के ठीक पहले संजय जोशी को किनारे लगा दिया जाता है। संजय जोशी को जब किनारे लगाया गया, संजय जोशी की उम्र होती है करीब 60-62 साल, नरेंद्र मोदी से 13-14 साल उम्र में छोटे होते हैं। अब सवाल होता है कि संजय जोशी को किनारे लगाने के बाद बचता कौन है। तब नई फौज जो सामने दिखी उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम आता, उनका ऑलरेडी डिमोशन कर दिया गया, वो सीएम की जगह डिप्टी सीएम बन चुके हैं महाराष्ट्र के। इससे आगे निकल करके अगर देखने की आप प्रयास करें तो अब कौन बचता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, बुलडोजर बाबा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बुलडोजर बाबा लोकसभा चुनाव के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही कैशबाजी का दौर चल रहा है कि भाजपा आला कमान के मौजूदा नेतृत्व, बीजेपी का जो आला कमान है मौजूदा, वो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में रंगने के लिए साष्टांग दंडवत होकर के तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म वाली कार्य संस्कृति से जुड़ने के लिए वो तैयार बिल्कुल भी नहीं। वो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत और इस भारत देश के बीच में मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा, जो पावर का, जो ताकतें राज्य को दी जाती है, उस ताकतों का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक रूप से उसका सदुपयोग या दुरुपयोग जो कुछ भी हो, दुरुपयोग की बात तो हम नहीं कर सकते लेकिन सदुपयोग की बात ही हम आपसे करेंगे क्योंकि बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि सदुपयोग तो हम मान ही लेते, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, योगी हैं, तो इस संवैधानिक दायरे का भरपूर प्रयोग करते हुए अपने तरफ से संसद चलाते। वो इस तरह से शासन नहीं चलाते जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के या गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री जैसे शासन चलाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के इसी स्टाइल से पहले से ही दिक्कतें थी। केंद्र के शीर्ष नेता को बहाना ढूंढा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को कैसे रिप्लेस किया जाए, उनके जरा एक कोई नया चेहरा कैसे उत्तर प्रदेश में लाया जाए। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को हार मिली है, अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में जो है टिकट बंटवारे योगी आदित्यनाथ के कहने से तो हुआ ही नहीं था। टिकट किसको दिया जाए, किसका परफॉर्मेंस खराब है, किसको जनता रिजेक्ट कर सकती है, ये सारे कुछ दिल्ली ने अपने मनमर्जी से किया। लेकिन जिम्मेदारी थोपने के लिए योगी आदित्यनाथ का कंधा तोड़े जाने की कवायद शुरू कर दी गई। डिप्टी सीएम जो दो डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश में वो दोनों लड़ गए, कहीं ना कहीं अपनी ओर से मतलब कुछ और सारे लोग इसमें भिड़ गए, लग गए, लेकिन इन सारे हवा देने में और इस हवा के बीच में राजनीतिक रोटी सेकने की जो कवायद चल रही थी उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच, तो इस दौरान जब इस तरह के वीडियो सामने आ जाए जिस वीडियो से सारी कहानी सबके सामने खुल करके दिखे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो गुड गवर्नेंस के नाम पर बुलाई गई सीएम और
एक एक जोड़ा डिप्टी सीएम की जो पूरी खेल दिल्ली के भीतर जो इकट्ठा की गई, उसमें सब कुछ देश के सामने आ जाता है। सामने इसलिए भी आता है भैया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपने बूते सरकार के भीतर नहीं है, वो नानी फैक्टर यानी नानी नीतीश और नायडू फैक्टर, समझ रहे हैं ना, नायडू और नीतीश नानी फैक्टर के दम पर जो है, इन्हीं दोनों के दम, इसी दोनों के बूते जो है केंद्र की सरकार घिसट रही है। और कब तक ये घिसटेगी, कब तक चलेगी, ये तो यही दोनों को पता है, तीसरों को नहीं पता इस देश के भीतर। तो उन परिस्थितियों के भीतर क्या एक तरफ जो नरेंद्र मोदी का सत्ता जो डमाडोल है, तो क्या इन परिस्थितियों के भीतर सत्ता के सामने जो संभावित चुनौती पार्टी के भीतर से आ सकती है, मौका रहते उसको किनारे लगाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी जुटेगी? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक टाइम में एजेंडा इस तरह यानी 1 ट्रिलियन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए योगी की जगह कोई और नया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा? यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल समाप्त कल हो गया। अगर केंद्र सरकार ने किसी तरह का अधिसूचना अगर जारी नहीं हुआ होगा राज्यपाल के नए नियुक्ति से संबंधित, या फिर ये कहे कि आनंदीबेन पटेल को अगला कार्यकाल देने से संबंधित, या फिर उनको कार्यवाहक तौर पर कुछ दिनों तक बने रहने से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश के भीतर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कार्यवाहक राज्यपाल की भूमिका में अपने संवैधानिक दायित्वों के लिए आना पड़ सकता है। ये उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात है। मुख्यमंत्री पर बात हम कर रहे हैं, आज 29 जुलाई और 29 जुलाई 2019 को आनंदीबेन पटेल ने राज्यपाल पद की शपथ लिया था, और इसी लिहाज से जो संवैधानिक जो प्रावधान है उसके लिहाज से, उसके हिसाब से, यानी कल मध्यरात्रि को यानी 28 जुलाई को मध्यरात्रि को उनका कार्यकाल खत्म होना था। अब तक नए राज्यपाल की जानकारी तो नहीं निकल के आई है। हो सकता है जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं वो शायद उस जानकारी उस संबंध में नहीं मेरे पास है। और राज्यपाल के पद को लेकर के अनिश्चितता वाली जो सवाल है, दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर के जो सवाल है, पूरे कैबिनेट को लेकर के जो सवाल खड़े हैं, इससे तो भारतीय जनता पार्टी के सब कुछ भीतर ठीक नहीं चल रहा है। ये संदेश जो है, जो पहले बीजेपी के अंदर खाने चला करता था, अब जो वीडियो सामने आ रहा है उस वीडियो के माध्यम से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होते हुए दिख रही है कि आखिरकार दिक्कतें कहाँ आ रही है। इस कथित गुजरात लॉबी की जो बात की जाती है, उस गुजरात लॉबी की बात कोई रिफ्ट की जगह या फिर कोई और जगह बनती हुई दिख रही है। कई सारे इस दौर में सवाल है जो अब तक अवतरित है, लेकिन एक सवाल अवतरित नहीं है, और वो सवाल इसका उत्तर करीब करीब लोगों को मिल ही गया है। वो करीब यही होता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच उस तरीके से सब कुछ सामान्य नहीं है जैसे दिल्ली और गांधी नगर के बीच समान, जैसे दिल्ली और रायपुर के बीच समान है, जैसे दिल्ली और कहाँ हरियाणा के बीच सब कुछ समान है, या दिल्ली और गुवाहाटी के बीच सब कुछ जैसे सामान्य है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर लखनऊ और दिल्ली के बीच सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कुछ तो है जिस पर कुछ पहरेदारी की जा रही है, पर्दे डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ उस पर्देदारी को जो है ना कैसे सबके सामने उजागर कर दिया जाए, उसका संकेत देने की पुख्ता संकेत देने के पुख्ता इंतजाम भी लोगों के सामने और मीडिया के सामने किसी न किसी बहाने कर ही दिया जाता है। देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।